नियोजन के मूल्यांकन वही पढ़ेंगे, मतलब मूल्यांकन का मतलब ये होता है कि किस चीज़ पे क्या प्रभाव पड़ने वाला है। तो पहले जानते हैं समृद्धि दर पे क्या प्रभाव पड़ेगा। पहले सकारात्मक पक्ष के बारे में जानते हैं। भारत में आज़ादी के बाद समृद्धि दर जो था लगभग, मतलब 1947 के बाद समृद्धि दर जो था 2.3% था, जो नियोजन के परिणाम स्वरूप, मतलब नियोजन प्लान बनाने के बाद बढ़कर औसतन 5 से 6% हो गया। भारत निम्न आय संतुलन जाल से बाहर आ सका इस वजह से। भारत में औद्योगिक समृद्धि दर में वृद्धि औसतन 5 से 6% हुई। औद्योगिक समृद्धि दर में वृद्धि औसतन जो है 5 से 6% हुई। जीडीपी के आधार पर भारत मौद्रिक मूल्य जीडीपी के आधार पर भारत का जो है मौद्रिक मूल्य, विश्व में एक मौद्रिक मूल्य होता है, एक लागत मूल्य होता है। तो ये मौद्रिक मूल्य है, हम लोग पढ़े हुए थे बहुत पहले, जब जीडीपी पढ़ रहे थे उसी टाइम पढ़े थे मौद्रिक मूल्य और लागत मूल्य। मौद्रिक मूल्य में क्या जुड़ता है और लागत मूल्य में क्या नहीं जुड़ता है। मौद्रिक मूल्य में जो होता है उत्पादन कर और उत्पाद कर, दो पता है। उत्पादन कर होता है, उत्पाद कर होता है। एक उत्पादन कर वो होता है जिस जो प्रत्यक्ष रूप से वस्तु से संबंध नहीं होता है, यही होता है इसमें मौद्रिक मूल्य और लागत मूल्य होता है। जिसमें कि जीडीपी जो हम लोग निकालते हैं, अपना जीडीपी का हम लोग का आधार जो है मौद्रिक मूल्य होता है। उस मूल्य के आधार पर विश्व में हम चौथे सबसे बड़े देश बन गए हैं। यह योजना के बाद, नियोजन के बाद लगभग $4 ट्रिलियन है। फिर होता है पीपीपी, परचेजिंग पावर पैरिटी। जैसे हम लोग एक बार पढ़े हुए थे कि जैसे अमेरिका में $1 बराबर 1 लीटर बोतल पानी का बोतल आता है, जबकि हमारे भारत में 20 रुपये में पानी का बोतल आ जाता है 1 लीटर का, 1 लीटर का आ जाता है। जबकि हमको पता है कि हमारे यहाँ पे $1 का मतलब 80 रुपया है। तो इस हिसाब से विदेशों में $1 में कम से कम 4 बोतल आनी चाहिए थी, लेकिन नहीं आती है। इसलिए इस हिसाब से हमारा जो परचेजिंग पावर पैरिटी है वो सस्ता है अन्य देश के मामले में, मतलब अमेरिका जैसे देश के मामले में। तो उसमें जो हमारा देश है तीसरे स्थान पे आ गया है। उसमें हमारा देश तीसरे स्थान पे आ गया है, तीसरे स्थान पे आ गया। अब इस जानते हैं इसके नकारात्मक पहलू। नकारात्मक पहलू में क्या आते हैं कि भारत में समृद्धि दर का बढ़ना समावेशी ना होकर अपवर्जित रहा है। भारत में समृद्धि दर वृद्धि हुई किंतु युवाओं को उपयुक्त रोजगार सृजन नहीं हो पाया। इस प्रकार भारत में रोजगार विहीन समृद्धि दर स्थिर स्थिति बनी रही, रोजगार विहीन स्थिति बनी रही। इसका वजह क्या है? इसका वजह है कि समृद्धि दर बढ़ी जरूर, लेकिन रोजगार विहीन, मतलब कि जीडीपी बढ़ा। जीडीपी किस हिसाब से बढ़ा? जैसे कि बहुत सारे जो उद्योग होते हैं जो पूंजी आधारित होते हैं उसमें वृद्धि हुई। अगर किसी भी चीज में वृद्धि होगी तो वाजिब है कि हमारा जीडीपी तो बढ़ेगा। जीडीपी बढ़ेगा तो इसका मतलब हम ये मान के चलेंगे कि हमारे देश का समृद्धि दर बढ़ा है, समृद्धि दर बढ़ा है। लेकिन ये पूंजी आधारित व्यवसाय होने के कारण इसमें रोजगार बहुत कम होता है। रोजगार बहुत कम होता है। इसका कारण ये होता है कि इसमें मशीनों का ज़्यादा यूज होता है। तो जहाँ मशीनों का यूज होता है वहाँ पे वाजिब है कि श्रम की आपूर्ति, श्रम की जरूरत बहुत कम होती है। और जहाँ पे एक मशीन जो एक कोई मशीन काम करता है तो वो लगभग 30 से 40 व्यक्ति का काम अकेले कर सकती है एक मशीन। तो इससे ये हो जाता है कि रोजगार नहीं बढ़ेगा। वही अगर पूंजी आधारित ना होके श्रम आधारित उद्योग ज्यादा अगर हमारे देश में आते तो रोजगार भी बढ़ता और समृद्धि भी बढ़ती। ठीक, अब चलते हैं समानता के बारे में जानते हैं। समानता के पहले सकारात्मक पहलू जानते हैं। भारत में आजादी के बाद प्रति व्यक्ति आय में लगातार वृद्धि हुई है। प्रति व्यक्ति आय में लगातार वृद्धि हुई है। वर्तमान में भारत में प्रति व्यक्ति आय जो है 1,72,000 औसत सालाना है। इस प्रकार आय में यह वृद्धि आर्थिक समानता को प्रदर्शित करता है। महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण में वृद्धि हुई है। लैंगिक असमानता में कमी आई है। लैंगिक असमानता में कमी आई है, मतलब कि जब आजादी के समय क्या हुआ था, 1,000 पुरुष में मात्र 800 महिलाएं थी। अब क्या है कि 1,000 पुरुष में 900 कितना है, 97, 976, 97 से कुछ है। तो इससे लैंगिक असमानता भी कम हुई है।
लेकिन इसके कुछ नकारात्मक पहलू भी हैं इसके। तो नकारात्मक पहलू, देश में प्रति व्यक्ति आय का बढ़ना समावेशी ना होकर अपवर्जित रहा है। इसने देश में समावेशी गरीबी में वृद्धि की है, क्योंकि भारत में गिनी गुणांक में वृद्धि हुई है। ऑक्सफैम की जो रिपोर्ट है कि उसके अनुसार भारत में जो है ऊपर की 1% जनसंख्या ऊपर की 1% जनसंख्या के पास लगभग 40% आय का संकेंद्रण है, जबकि नीचे की 50% जनसंख्या के पास लगभग 3% का संकेंद्रण है। इसका एग्जाम्पल इसको समझाते हैं। तो यही समझ, जैसे मान लिया जाए 100% व्यक्ति है, ठीक, और 100% आय है, यहाँ तक ठीक है। 1% व्यक्ति जो है इसके पास 40% धन है, इसका ये मतलब हुआ। और इसके नीचे के 50% जनसंख्या जो है, एक मिनट, नीचे के जो 50% जनसंख्या है इसके पास मात्र 3% इनकम है। तो बचा कितना, 49%। तो इधर 43% हो गया, इसके बाद जितना भी बचा ये इसमें संकेंद्रण। तो मतलब ये जो दिख रहा है 1%, इसी में आते हैं मुकेश अंबानी जैसे अमीर आदमी, अडानी जैसे आदमी, ये 1% पाते हैं, और उसके पास 40% आय है। यही हुआ अपवर्जन। तो इससे भी ये नकारात्मक पहलू हो गए इसके। भारत में वर्तमान 1/4 जनसंख्या गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करती है। जैसे कि हम लोग पढ़े हुए थे परिवार के लिए, ये गरीबी रेखा होती है, इसके ऊपर वाले होते हैं एपीएल और इसके नीचे वाले होते हैं बीपीएल। बीपीएल के भी थोड़ा सा नीचे मानी जा जाती है, अंत्योदय परिवार होता है। यही कहा जाए 1/4 भाग जो है इस गरीबी रेखा के नीचे है। मानव विकास सूचकांक में भारत की रैंकिंग में गिरावट आई है। मानव सूचकांक में मतलब मानव विकास सूचकांक में भारत की रैंकिंग कम आई हुई है। वैश्विक भुखमरी सूचकांक में भी भारत की रैंकिंग में गिरावट आई है, मतलब अच्छा प्रदर्शन नहीं कर रही है। अब आधुनिकीकरण में जाते हैं, इसके सकारात्मक पहलू जानते हैं। नियोजन के दौरान देश में मजबूत मजबूत आधारभूत संरचना जैसे सड़क, बंदरगाह, रेलवे, मेट्रो आदि का विकास हुआ है। सरकार द्वारा भ्रष्टाचार कम करने और सुशासन को बढ़ाने के लिए तकनीकी आधारित कार्यक्रम शुरू किया गया है, जैसे डीबीटी प्रणाली, डायरेक्ट बेनिफिशियल ट्रांसफर सॉरी डायरेक्ट बेनिफिशियल ट्रांसफर, मतलब डायरेक्ट व्यक्ति के अकाउंट में पैसा जाने वाला सिस्टम लागू किया, जिससे कि करप्शन नहीं हो पाता, क्योंकि सरकार जैसे वहाँ पे अलाउ करती है और सीधा ये सभी के जितने भी बेनिफिशियल मतलब लाभार्थी हैं उसके अकाउंट में डायरेक्ट पैसा चली जाती है। फिर ये ई रुपीज़ है, इससे क्या होता है, क्या ई रुपीज़ होगा तो इसमें कर चोरी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ई रुपी होने से होगा क्या कि सरकार के पास हमेशा इसकी डाटा रहेगी। ई रुपी बहुत भी एक आता है। ई नाम में तो जान ही रहे कि ई नाम था ये खाद्य प्रसंस्करण में समय में था ये ई नाम, जिसमें कि खाद्य वस्तु अनाजों का जो व्यापार किया जाता था ई नाम में किया जाता था, जिससे कि मध्यस्थता की जरूरत नहीं पड़ती थी। ये डायरेक्ट जिसको सामान लेना है, मतलब जिसको अनाज लेना है उससे, और जिसको बेचना है उससे डायरेक्ट कॉन्टेक्ट होता था। इसमें भी करप्शन को कम किया जा सकता है। और ई वाउचर समझ रहे हैं, ई वाउचर में बताए हुए थे कि मान लिया जाए कि ये दुकान है, ये दुकान पे यहाँ पे सामान बिक रहा है, तो ये आदमी के पास सरकार जो है ई वाउचर मान लिया जाए कि 500 का दी है ई वाउचर, तो ये यहाँ पे जाएगा, इसके पास जाएगा, यहाँ पे स्कैनर होगा। अगर किसी के पास स्कैनर नहीं होता है तो यहाँ पे ये अप्लाई करेगा और इसके पास बैंक के थ्रू इस व्यक्ति के पास, जो व्यक्ति यहाँ पे गया इसके पास ओटीपी आ जाता है और ये ओटीपी इसको बताया जाएगा। और सरकार जिस वजह के लिए पैसा भेजे उसी के लिए ये ओटीपी आएगा। अगर गलत इन्फॉर्मेशन के थ्रू, मतलब ये मान लिया जाए कि इसको दुकानदार को बोला गया कि अनाज के लिए पैसा ओटीपी आया है, लेकिन दुकानदार अनाज ना दे के कोई पैसा दे दिए, बोले कि जाओ हम देख लेंगे अपना, तो यहाँ पे वो पकड़ा सकता है ई वाउचर की वजह से। क्योंकि सरकार जिस दुकान पे ये ई वाउचर का सिस्टम दिया जाता है, इस दुकान में कितने सामान है, सरकार इस चीज का डाटा रखती है। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। देश में श्रमिकों के कौशल विकास के लिए अनेक प्रकार के कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, जैसे उन्नति योजना,
हुनर हाट, पीएम कौशल विकास योजना, ईडीसी, ये सब तो बताने लायक चीज नहीं है। अब देखिए इसमें नकारात्मक क्या था औद्योगिक में, धोखाधड़ी और साइबर क्राइम को बढ़ावा मिला। इस वजह से धोखाधड़ी और साइबर क्राइम को बढ़ावा मिला। देश में युवाओं को पर्याप्त रोजगार प्राप्त नहीं हो सका तथा अत्यधिक तकनीकी देश में रोजगार विहीन समृद्धि दर को बढ़ा दी। वही बात है कि तकनीक बढ़ा तो मतलब एक मशीन 30 आदमी का काम कर देती है अकेले ही। मतलब यहाँ पे इस मशीन पे एक आदमी बैठा है और ये 30 आदमी का काम पूरा कर देती है, जिससे रोजगार में कमी आएगी, वाजिब आएगी। आत्मनिर्भरता में सकारात्मक पक्ष। सकारात्मक पक्ष, भारत में पिछले एक दशक में लगातार निर्यात में वृद्धि हुई है। निर्यात में वृद्धि हुई है। भारत का व्यापार घाटा और चालू खाता घाटा कम हुआ है। भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में लगातार वृद्धि हुई। भारत के विदेशी मुद्रा मतलब फॉरेक्स, फॉरेक्स में वृद्धि हुई है। भारत पहले खाद्य आयातक देश था, जबकि वर्तमान में भारत एक बड़ा खाद्य निर्यातक देश बन गया है। पूर्व में भारत मशीनों का केवल आयात करता था, जबकि वर्तमान में भारत अनेक देशों में मशीनों का निर्यात भी करता है। जैसे ट्रैक्टर उत्पादन में भारत विश्व में पहला स्थान पे आ गया है। मतलब ट्रैक्टर बनाने में भारत विश्व में पहले स्थान पे आ गया है। सरकार सकारात्मक नहीं, गलत। सरकार आत्मनिर्भरता को बढ़ाने के लिए अनेक प्रयास कर रही है। जैसे विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए एमएसएमई को प्रोत्साहित, वोकल फॉर लोकल, एक एक जिला एक उत्पाद को बढ़ावा और उससे संबंधित यूनिटी मॉल को बढ़ावा देना। इसका नकारात्मक पक्ष क्या है? देश में मुद्रास्फीति की दर में तेजी से वृद्धि हुई है। मुद्रास्फीति मतलब महंगाई हो रही है। वर्तमान में भारत अधिकांश कच्चा माल विदेशों से आयात करता है। जैसे तेल का आयात, दवाई के लिए कच्चा माल, जैसे कि हम लोग दवाई बनाते जरूर हैं लेकिन उसका कच्चा माल चीन से मंगाते हैं, माल चीन से आयात करते हैं। और सौर ऊर्जा के लिए सोलर पैनल का आयात चीन से और मलेशिया से करते हैं। हालांकि सरकार इलेक्ट्रिक वाहन, पेट्रोल और डीजल में इथेनॉल का मिश्रण, देश में उपलब्ध लिथियम भंडार का उपयोग को प्रोत्साहन कर रही है, जिससे कि आत्मनिर्भरता बढ़ रही है, जिससे कि आयात में निर्भरता कम हो रही है। सरकार विदेशी ऋण में लगातार वृद्धि हुई। सरकार की विदेशी ऋण में लगातार, नकारात्मक पक्ष है। सरकार के विदेशी ऋण में लगातार वृद्धि हुई है। अब जानते हैं भुगतान संतुलन, अदायगी संतुलन। भुगतान संतुलन की आवश्यकता भुगतान संतुलन की आवश्यकता क्यों पड़ती है? विश्व के प्रत्येक देश वर्ष भर में अन्य व्यापारिक भागीदारी देशों के साथ विदेशी व्यापार करते हैं, जो वस्तु और सेवा के आयात और निर्यात के कारण होता है। विश्व का अधिकांश व्यापार जो है, मतलब 40% व्यापार डॉलर मुद्रा में होता है। विदेशी व्यापार के फलस्वरूप घरेलू देश को या तो डॉलर का बहिर्प्रवाह होता है या तो डॉलर का अंतर्प्रवाह होता है। डॉलर का अंतर्प्रवाह घरेलू देश के लिए निर्यात, डॉलर का जो अंतर्प्रवाह होता है मतलब ये देश है, इसमें डॉलर का अंतर्प्रवाह हो रहा है, मतलब डॉलर आ रही है, इसका मतलब है कि वो निर्यात कर रही है। जबकि डॉलर का बहिर्प्रवाह या आयात होता है। जैसे मान लीजिए ये देश है, इससे ये सामान खरीद रही है तो वाजिब है बहिर्प्रवाह होगा। खरीदना मतलब आयात करना होगा और पैसा जा रहा है, यही हुआ बहिर्प्रवाह। वर्ष के अंत में सरकार यह ज्ञात करना चाहती है कि देश में डॉलर का निव्वल अंतर्प्रवाह हुआ है या निव्वल बहिर्प्रवाह हुआ है। इसे केवल भुगतान संतुलन से ही ज्ञात किया जा सकता है। भुगतान संतुलन किसी भी एक देश का अन्य सभी देशों के साथ एक वित्तीय वर्ष में होने वाले, मतलब जैसे कि अभी 2024-25 है, खैर अभी 25 आ गया, 25-26 हो जाएगा वित्तीय वर्ष में होने वाले समस्त आर्थिक लेन देन का
व्यवस्थित लेखा जोखा भुगतान संतुलन कहलाता है। यहाँ आर्थिक लेनदेन का अर्थ आयात और निर्यात से है। आयात का संबंध डॉलर के बहिर्प्रवाह से होता है, जो बता चुके देश से डॉलर जब आ रही है तो मतलब आयात सामान खरीदा जा रहा है, बहिर्प्रवाह से। और निर्यात का संबंध जो है डॉलर के अंतःप्रवाह से है। यहाँ व्यवस्थित लेखा जोखा का अर्थ है कि इसका प्रारूप आईएमएफ तैयार करता है। प्रारूप मतलब कि आईएमएफ बताएगा कि यहाँ पे आयात होना चाहिए, यहाँ पे आयात का लेखा जोखा होगा और यहाँ पे निर्यात का होगा, यही सब। ये इसका जो निर्धारण है आईएमएफ करती है, जबकि प्रत्येक देश के केंद्रीय बैंक द्वारा इसे प्रत्येक वर्ष तैयार किया जाता है। मतलब उसका प्रारूप बना देती है आईएमएफ और उसके अनुसार अपना डाटा को व्यवस्थित करना वो केंद्रीय बैंक के हाथ में। जैसे हमारा केंद्रीय बैंक आरबीआई है, हर देश का अपना अपना केंद्रीय बैंक होता है। बीओपी बैलेंस ऑफ पेमेंट, यह एक वर्ष के लिए बनाया जाता है। यह हमेशा डॉलर मुद्रा में बनाया जाता है। इसका प्रारूप जो है आईएमएफ द्वारा तैयार किया जाता है। यह देश की केंद्रीय बैंक द्वारा बनाया जाता है। आईएमएफ इसका प्रारूप तैयार करता है और केंद्रीय बैंक द्वारा इसको व्यवस्थित किया जाता है। हर देश के केंद्रीय बैंक अपने अनुसार व्यवस्थित करती है उसी प्रारूप पे जो प्रारूप आईएमएफ तैयार करती है। प्रारूप का मतलब समझ लीजिए क्या होता है। जैसे मान लिया जाए कि हमारे यहाँ शादी है किसी का, हम ये प्रारूप तैयार किए इसे कि इस लाइन में जो है जो व्यक्ति, मान लीजिए कि यहाँ पे इस लाइन में मेल का नाम आएगा, मेल, इस लाइन में फीमेल, इस लाइन में चाइल्ड, तो ये मेरा हुआ प्रारूप। अब इसमें जो डाटा भरा जाएगा ये केंद्रीय बैंक भरेगा और ये जो हम बनाए ये आईएमएफ का काम हुआ। ये होता है प्रारूप, कि प्रारूप कोई और तैयार करता है और उसका डाटा कोई और फुलफिल करता है। भुगतान संतुलन जो होता है दो खाते से मिलकर बनता है। दो खाते से मिलकर बनता है, चालू खाता और पूंजी खाता। छठा में भुगतान संतुलन हमेशा व्यापार संतुलन से अधिक होता है और पारदर्शी होता है। इसका कारण यह है कि भुगतान संतुलन और व्यापार संतुलन अंतर क्या है। भुगतान संतुलन में जो है ना सेवा को भी जोड़ा जाता है, जबकि इसमें सेवा को नहीं जोड़ा जाता है। सिर्फ आयात और निर्यात, वस्तु के आयात निर्यात को जोड़ा जाता है, इसमें सेवा के आयात निर्यात को भी जोड़ा जाता है। इसलिए भुगतान संतुलन हमेशा जो है व्यापार संतुलन से अधिक होता है और व्यापक और पारदर्शी होता है। लेखांकन की दृष्टि से भुगतान संतुलन हमेशा संतुलित होता है। लेखांकन की दृष्टि से संतुलित होता है। कैसे होता है आगे बढ़ेंगे, ये चीज ध्यान रखिएगा कि लेखांकन की दृष्टि से भुगतान संतुलन जो है हमेशा संतुलित होता है। आप जानते हैं भुगतान संतुलन और व्यापार संतुलन के परिवर्तन मतलब अंतर। पहले बीओटी, बैलेंस ऑफ ट्रेड। व्यापार संतुलन का संबंध केवल वस्तु के आयात और निर्यात से होता है, से संबंधित होता है। सेवाओं के आयात और निर्यात से शामिल नहीं होता है इसमें। व्यापार संतुलन तीन प्रकार का होता है। व्यापार संतुलन भी तीन प्रकार के होते हैं। एक होता है संतुलित व्यापार, एक होता है व्यापार अधिक, एक होता है व्यापार घाटा। तो संतुलित व्यापार जो होता है उसमें क्या होता है, जब वस्तु का कुल निर्यात उसके कुल आयात के बराबर होगा तो संतुलन हो जाएगा। व्यापार अधिक, जब वस्तु का कुल निर्यात जो होता है उसके आयात से अधिक होता है, मतलब निर्यात ज़्यादा हो और आयात कम हो तो व्यापार अधिक हो जाएगा। वहीं दूसरी तरफ व्यापार घाटा में क्या होगा, जब इसमें होता क्या, आयात ज़्यादा होता है और निर्यात कम होता है। वही होगा जब वस्तु का आयात उसकी निर्यात की तुलना में अधिक हो, इसलिए डॉलर का बहिर्प्रवाह अत्यंत, इसमें जो है डॉलर का बहिर्प्रवाह ज़्यादा होता है। भारत का व्यापार हमेशा वस्तु के संदर्भ में घाटे का होता है, वस्तु के संदर्भ में घाटे का होता है। भुगतान संतुलन बीओपी, इसमें वस्तु और सेवा दोनों के आयात और निर्यात को शामिल किया जाता है। इसलिए भुगतान संतुलन हमेशा व्यापार संतुलन की तुलना में अधिक व्यापक और पारदर्शी होता है। अब जानते हैं लेखांकन की दृष्टि से भुगतान संतुलन। लेखांकन भुगतान संतुलन को दो प्रकार बताते हैं, डेबिट और क्रेडिट।
यहाँ डेबिट का अर्थ है डॉलर के बहिर्प्रवाह से, मतलब आयात होता है इसमें, डॉलर का बहिर्प्रवाह आयात। यहाँ क्रेडिट का अर्थ है डॉलर के अंतःप्रवाह, इसमें निर्यात होता है। किसी भी आर्थिक लेन देन में जो दो देश के बीच होता है उसे हमेशा एक देश, मतलब लेन देन होता है तो हमेशा एक देश का डेबिट जो होता है दूसरे देश के लिए क्रेडिट होता है, एक देश तथा एक का क्रेडिट अन्य के लिए डेबिट होता है। अतः कुल डेबिट हमेशा कुल क्रेडिट के बराबर होता है। इसलिए अंतिम रूप से और लेखांकन की दृष्टि से जो है भुगतान संतुलन हमेशा संतुलित होता है। नोट में क्या है, भुगतान संतुलन में अनिवार्य रूप से उसी आर्थिक लेनदेन को शामिल करते हैं जो निवासी और गैर निवासी के बीच होता है। मतलब निवासी मतलब जैसे भारत है तो भारत के निवासी, और गैर निवासी जो विदेशों से विदेशी निवासी। देखिए जैसे ही भारत हुआ, यूएसए हुआ, भारत जो है सामान का निर्यात किया यूएसओ को, तो ये हो गया 10 बिलियन डॉलर हुआ यूएसए, उसको डॉलर का अंतःप्रवाह हुआ। फिर वहीं भारत जो है चीन के साथ आयात किया है, चीन उसको दिया है, तो जिस वजह से 40 बिलियन डॉलर चीन को दिया। आईएमएफ के प्रारूप जो तैयार किया हुआ है इसमें देखिए डेबिट है, क्रेडिट है। तो भारत यूएसए का ये डेबिट हो गया और भारत का ये क्रेडिट हो गया कि 10 बिलियन डॉलर क्रेडिट हुआ। वहीं भारत 40 बिलियन का क्रेडिट डेबिट किया है और चीन के लिए वो क्रेडिट हो गया, जिस वजह से ये देखिए संतुलन बराबर है, दोनों तरफ 50-50। यही हुआ लेखांकन की दृष्टि से जो है दोनों बराबर होते हैं। भुगतान संतुलन दो खातों से मिलकर बनता है, चालू खाता और पूंजी खाता। चालू खाता में आते हैं दृश्य और अदृश्य। दृश्य में वस्तु या माल का आयात निर्यात और मर्चेंडाइज व्यापार संतुलन, इसका मतलब मर्चेंडाइज। और दृश्य में आता है सेवा का आयात निर्यात जो दिखता नहीं है, और ब्याज लाभांश और आय हस्तांतरण में उपहार आता है, अनुदान आता है और निजी प्रेषण आता है। इसका अगला पेज में है पूंजी खाता का। पूंजी खाता 3 प्रकार के होते हैं, विदेशी निवेश, विदेशी ऋण और विदेशी परिसंपत्ति। विदेशी निवेश में एफडीआई और एफपीआई आता है। एफपीआई भी 2 प्रकार के होते हैं, एफआईआई, क्यूएफआई, और इसमें एक आता है एडीआर और जीडीआर, अमेरिकन डेवलपमेंट। इसके बाद विदेशी ऋण में निजी कंपनी द्वारा और सरकारी कंपनी द्वारा ऋण लिया जाता है, जिसमें कि ईसीबी सबके बारे में पढ़ेंगे, बस देख लीजिए, आईएमएफ और अन्य से। और विदेशी परिसंपत्ति में एनआरआई के जमाएं, एनआरई जो अकाउंट होता है, एनआरआई का जो अकाउंट होता है, एनआरई होता है, एनआरओ होता है और एफसीएनबी, सब के बारे में आगे पढ़ेंगे। ये उनके फुल फॉर्म है, जैसे एडीआर, अमेरिकन डेवलपमेंट रिसीव्स, ग्लोबल, सब के बारे में आगे पढ़ेंगे। तो इसको धीरे कर लेगा, किसी को लिखना हो तो लिख सकते हैं। तो शुरू करते हैं चालू खाता भुगतान संतुलन का वह खाता होता है जहां उन सभी आर्थिक लेनदेन को शामिल किया जाता है जिनकी प्रकृति अल्पकालिक होती है, अधिकतम 1 वर्ष की। अल्पकालिक मतलब 1 वर्ष की होती है। चालू खाता में 2 प्रकार के मदे शामिल होते हैं, दृश्य मद जो केवल वस्तु या माल के आयात और निर्यात से संबंधित होता है, और दृश्य मद में क्या होता है, इसमें शामिल होता है सेवा का आयात निर्यात, ब्याज लाभांश, आय और हस्तांतरण जो एक तरफा होता है। इसमें उपहार, अनुदान और निजी प्रेषण को शामिल किया जाता है। सबके बारे में पढ़ेंगे आगे, निजी प्रेषण क्या होता है। डॉलर का अंतःप्रवाह का लोगो होता है प्लस, और डॉलर का बहिर्प्रवाह मतलब माइनस। ये अदृश्य और दृश्य।
वस्तु का आयात में जो होता है डॉलर का बहिर्प्रवाह ज़्यादा होता है, और जबकि सेवा के आयात अधिक होता है तो प्लस होता है। ब्याज का लाभांश माइनस में होता है, और हस्तांतरण ये सब ज़्यादा होता है, ये प्लस में होता है। हस्तांतरण में क्या होता है? उपहार, सहायता, अनुदान और निजी प्रेषण। भारत का कुल विदेशी व्यापार, वस्तु का आयात, ये गलत है, यहाँ माइनस होगा, वस्तु का आयात निर्यात माइनस और सेवा का आयात में प्लस, ये घाटे का होता है। अतः भारत का विदेशी व्यापार घाटे का होता है। देखिए एग्जाम्पल, मान लीजिए कि वस्तु का व्यापार घाटा मतलब 50 बिलियन का हुआ, ठीक, और सेवा का व्यापार 20 बिलियन का हुआ, तो भारत का व्यापार हो जाता है 50 माइनस 20, हो जाएगा 30 बिलियन घाटे का। ये माइनस में जाएगा तो 30 बिलियन घाटे का हो गया। उपयुक्त से निम्न बातें स्पष्ट है। क्या स्पष्ट है? भारत के कुल विदेशी व्यापार में वस्तु और सेवा दोनों के व्यापार को शामिल किया जाता है। भारत का वस्तु व्यापार हमेशा घाटे का होता है, आयात निर्यात से अधिक होता है। भारत का सेवा हमेशा अधिक का होता है, निर्यात हमेशा आयात से अधिक होता है। भारत का वस्तु व्यापार घाटा हमेशा सेवा निर्यात अधिक से अधिक होता है। मतलब वस्तु, इसका जो व्यापार घाटा होता है, व्यापार में घाटा जैसे 50 बिलियन था, और सेवा का जैसे था 20 बिलियन था, ये अधिक का है 20 बिलियन, और ये जो है 50 बिलियन ये घाटे का है। सेवा में हम लोग जो है अधिक में रहते हैं, और सेवा में अधिक क्या है 20 बिलियन का, जबकि व्यापार में हम लोग घाटे का बता देते, इसलिए माइनस करके 30 बिलियन घाटे का होता है हम लोग का। इसलिए भारत का विदेशी व्यापार हमेशा घाटे का होता है। जिस दिन हम लोग का सेवा अच्छा तो बहुत आगे निकल जाएगा तो घाटे का नहीं रहेगा।